ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ते हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं कि कोई मेटल की शीट है तुम्हारे पास, उसको हम कहते हैं डक्टाइल मटेरियल, जिसको हम खींचा जा सकता है, विच कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, उसको कहते हैं हम डक्टाइल मटेरियल। दूसरा टाइप का मटेरियल होता है ब्रिटल मटेरियल, जैसे कि ग्लास, जिसको ऊपर से फेंक दो कि टूट जाती है। तो डक्टाइल मटेरियल की जब हम बात करेंगे तो हमें देखना है कि जब डक्टाइल मटेरियल को जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और उसको खींचेंगे तो तुरंत तो ब्रेक नहीं होगा, वो थोड़ा इलोंगेट होगा, वो एक्सटर्नल फोर्स छोड़ने के बाद वापस शेप एंड साइज रिगेन करेगा। उसके बाद हम ज़्यादा थोड़ा फोर्स लगाओगे तो थोड़ा डिफॉर्मेशन उसके अंदर होगा, फिर और थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाओगे, थोड़ा क्रैक आ जाएगी उसके अंदर, फिर और ज़्यादा खींचोगे उसको तो फिर ब्रेक हो जाएगा। तो एट अ स्ट्रेच, एट अ सडन ब्रेकिंग नहीं होती डक्टाइल मटेरियल में, स्लोली स्टेडीली वो ब्रेक होता है। तो उसका हम ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ से ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, जिस ग्राफ का नाम है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ। जैसा कि हमें पता है व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। हमने वाई एक्सिस पे स्ट्रेस लिया है, वाई एक्सिस पे हमने स्ट्रेस प्लॉट किया है इस ग्राफ में, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने स्ट्रेन लिया है। व्हाट इज स्ट्रेन? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अगर लेंथ चेंज होती है तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ हम लिखेंगे। ठीक है। बॉडी के अंदर स्ट्रेस कब आता है? लेट्स से कि ये कोई मटेरियल है, इसको हम खींच रहे हैं, ये कोई रॉड है, डंबल है ये, इसको यहाँ से और यहाँ से मैं खींच रहा हूँ, मतलब जब मैं फोर्स लगाऊंगा तब स्ट्रेस आएगा, और उसकी फोर्स लगाने के बाद उसकी लेंथ थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी, माइक्रोस्कोपिकली भी चेंज हो सकती है कि नॉट नेसेसरी विजिबली हमें दिखाई दे। तो जो इसकी लेंथ चेंज होगी वो किससे पता चलेगा? वो क्वांटिटी है स्ट्रेन। सो स्ट्रेन से हम डिफाइन करते हैं कि उसकी चेंज इन डायमेंशन होगी। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ मार्किंग कर लेते हैं। ये मेरा पॉइंट है ओ, इसको ओ नाम दे देते हैं, इसको हम ए नाम देते हैं, इस पॉइंट को हम बी नाम देते हैं, और ये यहाँ पे हम इसको डी नाम देंगे ये पॉइंट को, और ये पॉइंट को हम ई नाम देंगे। ये क्या पॉइंट्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं ग्राफ को। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ हम पढ़ते हैं। हमें इमेजिन करना है, क्या इमेजिन करना है ग्राफ पढ़ते पढ़ते कि तुम्हारे पास ये मटेरियल है, ये डंबल है या ये कोई रॉड है। इसको मैं कॉपी कर लूँ क्या? ये मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ। हमें इमेजिन करना है कि हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं कंटिन्यूसली। हाँ, इस फोर्स की वैल्यू हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, फोर्स की वैल्यू हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और इस ग्राफ को हम ऑब्जर्व करते जाएंगे। ठीक है, फेयर इनफ। चलो, पहले सिचुएशन में इसके अंदर कोई फोर्स नहीं लगाया, एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं नहीं लगाता हूँ, क्या इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा? क्या आंसर इज नो। क्या स्ट्रेन डेवलप होगा? क्या नो। वो पॉइंट कौन सा रहेगा? दैट पॉइंट इज ओ। जब मैंने फोर्स ही नहीं लगाया तो कहाँ से स्ट्रेस आएगा और कहाँ से स्ट्रेन आएगा? हमने कहा कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं। ठीक है, तुमने थोड़ा फोर्स लगाया, खींचा इसको थोड़ा सा, तो इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा और इसके अंदर स्ट्रेन भी डेवलप होगा। तो वो पॉइंट अगर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया कि इतना स्ट्रेस डेवलप होगा और प्रोपोर्शनली उतना ही स्ट्रेन डेवलप होगा। स्मॉल अमाउंट का फोर्स लगाया है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ताकत से उसको खींचा नहीं है, तो हमने कहा कि इतना स्ट्रेस डेवलप होगा तो उसके ही प्रोपोर्शनल में स्ट्रेन डेवलप होगा। वो पॉइंट हमने यहाँ पे प्लॉट किया तो लाइन ऐसी स्ट्रेट लाइन आ गई। थोड़ा और फोर्स लगाया तो इतना स्ट्रेस आया और उसी के प्रोपोर्शनली स्ट्रेन भी आया। तो ये एक पॉइंट ए तक अगर हम ऐसा देखते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं अप टू पॉइंट ए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब कुछ नॉर्मली सा तुम फोर्स लगा रहे हो, उस फोर्स के कारण कुछ स्ट्रेस डेवलप हो रहा है और उसी स्ट्रेस के कारण कुछ स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, और स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन हमने लगाया कि वो देखा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हुक्स ने बताया था हमें। सो फ्रॉम हुक्स लॉ वी कैन से, एक एक पॉइंट हम साइड में लिखते जाते हैं कि जो हम पढ़ते हैं इस ग्राफ के अंदर वो पॉइंट मैं बता रहा हूँ। थोड़ा इस रॉड को नीचे कर देते हैं, यहाँ पे क्लीन कर देते हैं। ये एफ फोर्स लो भाई, ये नीचे से एफ फोर्स लेते हैं। पहला पॉइंट इसके अंदर हम लिखते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन, इस ग्राफ के अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन हम लिखते हैं। पहला पॉइंट, ये ग्राफ के अंदर ओ टू ए जो है दैट रीजन, इस रीजन के अंदर ओ से लेकर ए तक हम कहेंगे कि ये क्या है मामला? हम कहेंगे कि ये रीजन में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? स्ट्रेन है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? स्ट्रेन है। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा जितना स्ट्रेस होगा उतने अमाउंट का स्ट्रेन डेवलप होगा,
और हमारी साधारण भाषा में हम कहेंगे कि जितना ज़्यादा तुमने फोर्स लगाया उतना ज़्यादा उसका इलोंगेशन दिखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अभी तुम्हारा इरादा बदल गया। ठीक है, उसके पहले ए पॉइंट को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे नाम दिया है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ए पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ए को हमने क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। इसका मतलब क्या है, क्या प्रोपोर्शनल है पॉइंट ए तक, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ए पॉइंट के बाहर, ए पॉइंट के ऊपर मतलब तुमने थोड़ा और एक्सेसिव फोर्स लगाया। हाँ, अगर तुम कुछ फोर्स लगाते हो तो स्ट्रेस इतना डेवलप हुआ, स्ट्रेन इतना डेवलप हुआ, उस फोर्स को छोड़ दोगे, रिलीज करो फोर्स को, तो बॉडी अपना शेप एंड साइज वापस रिगेन करेगी और ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। तो स्ट्रेस भी चला जाएगा, स्ट्रेन भी चला जाएगा, तो बॉडी अभी भी कैसी है, इलास्टिक है। ठीक है, सो अप टू पॉइंट ए, अभी तक मैंने क्या बात की है, अप टू पॉइंट ए हम फोर्स लगाते हैं बॉडी के ऊपर तो स्ट्रेस भी डेवलप होता है और स्ट्रेन भी डेवलप होता है, और दोनों कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और जब इस फोर्स को छोड़ दोगे अप टू पॉइंट ए, यहाँ पे फोर्स लगाया, स्ट्रेस इतना आया, स्ट्रेन इतना आया, फोर्स को छोड़ दोगे, स्ट्रेस भी जीरो हो जाएगा, स्ट्रेन भी जीरो हो जाएगा, मतलब बॉडी अपना शेप एंड साइज रीगेन कर देगी। अभी हम ए पॉइंट के थोड़ा ऊपर चलते हैं, ए पॉइंट के थोड़ा ऊपर चलते हैं। तो अगर मैं थोड़ा एक्सेस फोर्स लगाता हूँ, एक्सेसिव फोर्स लगाता हूँ, जिसके कारण बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप हुआ, प्रोपोर्शनल लिमिट के बाहर मैंने थोड़ा एक्सेसिव फोर्स लगाया, तो ये रीजन मुझे ऑब्जर्व करना है, ए टू बी। ए टू बी रीजन मुझे कैसा दिख रहा है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है, वो थोड़ा सा कर्व हो गया है, थोड़ा सा क्या हो गया है, वो कर्व हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट ए के ऊपर तुमने कुछ फोर्स लगाया, बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप हुआ और बॉडी के अंदर स्ट्रेन भी डेवलप हुआ, लेकिन वो दोनों प्रोपोर्शनल नहीं है। जितना स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ उतने ही प्रोपोर्शनल का स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा, जितने अमाउंट का स्ट्रेस डेवलप हुआ उतने ही अमाउंट का स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा। सो ए टू बी रफली ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पे स्ट्रेन ज़्यादा डेवलप हो रहा है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो रहा है। मतलब थोड़ा सा फोर्स लगाया, इलोंगेशन ज़्यादा हो गया, लेकिन स्ट्रेस उतना अंदर डेवलप नहीं हुआ। लेकिन बॉडी को अगर हम छोड़ देंगे, अनलोड करेंगे या फोर्स को रिमूव कर देंगे, तभी भी बॉडी अपना शेप एंड साइज रिगेन कर लेगी, तभी भी बॉडी अपना शेप एंड साइज रिगेन कर लेगी। फिर क्या मतलब आया सर बी पॉइंट को पढ़ने का, ए टू बी बस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं है, लेकिन फिर भी बॉडी कैसी है, बॉडी इलास्टिक अभी भी है। फिर यहाँ पे क्या डिफरेंस था सर, ओ टू ए हम फोर्स लगा रहे थे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, जितना अमाउंट का स्ट्रेस था उतने ही प्रोपोर्शनल का स्ट्रेन डेवलप हो रहा था। थोड़ा हमने फोर्स को बढ़ाया, मतलब ये रीजन में हम आए, तो हमने यहाँ पे देखा बॉडी अभी भी इलास्टिक है, 100% इलास्टिक है, लेकिन भैया जितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उतने ही प्रोपोर्शनल का स्ट्रेन डेवलप नहीं हो रहा है, ये रीजन से पता चला। और यहाँ से अगर हम फोर्स को रिलीज कर देते तो बॉडी अपना शेप एंड साइज 100% रिगेन कर लेगी, अपना शेप एंड साइज 100% रिगेन कर लेगी। ठीक है, ओके। तो हमने ओ टू बी ये रीजन, ओ टू ए हमने डिफाइन किया, ओ टू ए क्या होगा, इट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन का रीजन है। ठीक है, पॉइंट ए क्या था, पॉइंट ए इज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, जब दिस इज द लास्ट पॉइंट वेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सेकेंड पॉइंट हम इसके अंदर लिखते हैं, व्हाट हैपन टू बी, ओ टू बी का जो रीजन है, ओ टू बी का ये जो रीजन है, ये पूरा रीजन, उसके अंदर ए भी समा गया है, ओ से लेकर ए और आगे बी तक, यहाँ तक बॉडी कंप्लीटली इलास्टिक है, मतलब यहाँ तक फोर्स लगाने से बॉडी को छोड़ दो कि बॉडी अपना शेप एंड साइज रिगेन कर लेगी। तो हमने कहा ओ टू बी ये जो रीजन है इसको कहते हैं दिस इज इलास्टिक रीजन, मतलब अभी भी इलास्टिक प्रॉपर्टीज बरकरार है। ठीक है, अच्छा अभी हम क्या करते हैं, बी पॉइंट से डी पॉइंट तक का एक जर्नी उसकी समझ लेते हैं कि बी पॉइंट से लेकर डी पॉइंट तक क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे हमने ए पॉइंट को क्या नाम दिया था, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, वैसे ही अभी मैं बी पॉइंट को डिफाइन कर रहा हूँ कि बी पॉइंट को हम कहते हैं, वहाँ पे लिखा भी है, उसको कहते हैं यील्ड पॉइंट या यील्ड लिमिट, यील्ड पॉइंट या यील्ड लिमिट, कोई भी एक वर्ड चूज कर लो, पॉइंट या लिमिट सेम ही है। ठीक है, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब होगा
कि अगर हम बी पॉइंट के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, ठीक है, हमने इतना फोर्स लगाया कि अभी बॉडी के अंदर बी पॉइंट या उसके ऊपर का स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तब क्या होगा? हम देखते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का तो रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो तो ए पॉइंट के बाद ही छूट गया। बी पॉइंट के आगे क्या हो रहा है? यील्ड पॉइंट के आगे क्या हो रहा है? बी पॉइंट इज अ यील्ड पॉइंट के आगे क्या हो रहा है कि तुमने एक्सेसिव इतना फोर्स लगाया कि तुम बी पॉइंट पे पहुंच गए हो और तुमने बॉडी को छोड़ दिया, फोर्स को छोड़ दिया, तो बॉडी ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आएगी। अभी बॉडी 100% अपना शेप एंड साइज रिगेन नहीं करेगी, बॉडी कुछ हद तक परमानेंटली इलोंगेट हो जाएगी, बॉडी कुछ हद तक परमानेंटली इलोंगेट हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आई विल ट्राई टू कन्विंस यू। मुझे बताओ वीडियो ऑन हुआ या नहीं हुआ? मैं दिख रहा हूँ? हो गया सर। राइट, कंसिडर करो कि मेरे पास ये एक इलास्टिक बॉडी है, स्प्रिंग है बेसिकली, ये स्प्रिंग है, ये इलास्टिक बॉडी है। ठीक है, मैं इसको फोर्स लगाता हूँ, मेरा हाथ है मतलब मैं फोर्स लगा रहा हूँ। मैं लाइट भी ऑन कर दूँ ताकि ये थोड़ा मैं क्लियर दिखूंगा। हाँ, और ये आगे कर देते हैं इसको, यू कैन सी क्लियरली। ये बॉडी है, इसको मैं खींचूँ क्या? थोड़ा सा फोर्स लगाऊँ, एक्सटर्नल फोर्स, देखो कुछ इलोंगेशन हुआ इसके अंदर। ये इतनी बड़ी स्प्रिंग है, देखो इसको खींच रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इसका इलोंगेशन हुआ, मतलब बॉडी के अंदर स्ट्रेस भी क्रिएट हुआ और स्ट्रेन भी क्रिएट हुआ, क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो गई ना। अभी इस फोर्स को मैं रिमूव कर देता हूँ, फोर्स को रिमूव करूँ क्या? कर दिया, बॉडी ने अपना शेप एंड साइज रिगेन कर दिया। फिर से हम एनालॉजी लगा सकते हैं ना, स्प्रिंग और ये डक्टाइल मेटल के बीच में मैं एनालॉजी लगा सकते हैं ना कि मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उसे छोड़ दिया, बॉडी ने शेप एंड साइज रिगेन कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा, मैं कब तक ऐसा कर सकता हूँ? मैंने थोड़ा फोर्स को बढ़ाया, ए पॉइंट के नीचे ही हूँ मैंने थोड़ा फोर्स को बढ़ाया और छोड़ दिया, बॉडी ने शेप एंड साइज रिगेन कर दिया। मैं और थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगा देता हूँ, इतना फोर्स, और छोड़ देता हूँ इसे, तो बॉडी ने फिर से शेप एंड साइज रिगेन किया। मतलब टू द पॉइंट ए, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बॉडी अपना शेप एंड साइज रिगेन करती है। अभी मैं बी पॉइंट की बात करता हूँ, बी पॉइंट की बात करता हूँ, मैंने थोड़ा और ज़्यादा फोर्स लगा दिया। ठीक है, बी पॉइंट तक मैंने ज़्यादा फोर्स लगा दिया। यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, जितना स्ट्रेस डेवलप हुआ उससे कहीं ज़्यादा इलोंगेशन हुआ इसका। मैंने जितना फोर्स लगाया उससे थोड़ा ज़्यादा इलोंगेशन हुआ, लेकिन जब मैंने इस फोर्स को छोड़ दिया तभी भी बॉडी ने अपना शेप एंड साइज रिगेन किया। मतलब अभी भी बॉडी कैसी है? कंप्लीटली इलास्टिक है। ठीक है, अगर मैं उससे भी थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगा दूँ, उससे भी थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगा दूँ बी पॉइंट के थोड़ा ऊपर, और मैं इसे छोड़ देता हूँ, तो बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत परमानेंटली इलोंगेशन आ गया। जस्ट फॉर इलस्ट्रेटिव पर्पस दिखा रहा हूँ मैं ये चीज़। तो बॉडी कंप्लीटली रिगेन नहीं होगी, बॉडी के अंदर थोड़ा सा इतना इलोंगेशन परमानेंटली मुझे देखने को मिलेगा। तो वो पॉइंट को हम कहेंगे बी, दैट इज कॉल्ड एज यील्ड पॉइंट। तो फिर से एक बार, व्हाट इज यील्ड पॉइंट? कि तुमने बॉडी को इतना खींचा और छोड़ दिया, बॉडी इतने ओरिजिनल पोजीशन में आनी चाहिए थी, 100% शेप एंड साइज में आनी चाहिए थी, लेकिन बॉडी इतना पोजीशन में नहीं आई, थोड़ा सा इलोंगेशन बॉडी के अंदर मेरे को देखने को मिला। मतलब बॉडी की इलास्टिक प्रॉपर्टी कम हो गई, खत्म नहीं हुई, कम हो गई। 100% शेप एंड साइज रिगेन नहीं होगा, लेकिन 90% शेप एंड साइज रिगेन हो रहा है। ये जो 10% का परमानेंट इलोंगेशन हो गया है बॉडी के अंदर, उसको हम कहते हैं परमानेंट सेट। उसको क्या कहते हैं हम? परमानेंट सेट। सर वो फिर ग्राफ में आप कैसे दिखाओगे? तो देखो मैं ग्राफ में इसको कैसे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बी पॉइंट के ऊपर अगर तुम बॉडी को खींचते हो तो स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वो तो बात क्लियर है। और यहाँ पे हम एक लाइन में यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जब मैं बॉडी को बी पॉइंट तक खींचता हूँ और छोड़ देता हूँ, तो बॉडी जानी चाहिए थी ओ पॉइंट पे, लेकिन बॉडी यहाँ पे आ गई ओ डैश पे, बॉडी आ गई ओ डैश पॉइंट पे, ओ डैश पॉइंट पे आ गई। इसका मतलब क्या है सर? बॉडी के अंदर कुछ परमानेंट स्ट्रेन आ गया, बॉडी के अंदर परमानेंट कुछ स्ट्रेन आ गया। मतलब बी पॉइंट के बाद जब कभी हम बॉडी को छोड़ देंगे, बॉडी ओ पोजीशन पे नहीं आएगी, बॉडी ओ डैश पोजीशन पे आएगी। इसका मतलब क्या है? बॉडी के अंदर कुछ अमाउंट का परमानेंट इलोंगेशन हो गया है, और ऑलमोस्ट 0.2 या 0.02 होता है, वो नंबर की कोई चिंता नहीं है। लेकिन इस पॉइंट ओ डैश को हम कहते हैं परमानेंट सेट, परमानेंट सेट।
ऐसा वर्ड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसका मीनिंग क्या है कि बी पॉइंट के ऊपर जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन क्रिएट होगा और उसको रिमूव करने के बाद बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आएगी, कुछ हद तक बॉडी के अंदर परमानेंटली इलोंगेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। सो वो कब होगा? बी पॉइंट के बाद। ठीक है, तो इसके अंदर हम और एक पॉइंट ऐड कर दे क्या? इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमेन्स अप टिल बी, वायर रिटर्न टू इट्स O dash position. Wire is not coming to O position, it is coming to O dash position. ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर लो। A to B क्या हो रहा है? A to B stress is not proportional to strain. ओके, ये एक पॉइंट इसके अंदर। बी पॉइंट के बाद क्या हो रहा है? बी पॉइंट के बाद क्या हो रहा है? बियॉन्ड, तो हम एक लिखते हैं उसका एक्सप्लेनेशन। बियॉन्ड यील्ड पॉइंट बी, बियॉन्ड यील्ड पॉइंट बी, स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ऑब्वियसली ए टू बी पे भी स्ट्रेस नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था, बी के बाद भी स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस फॉर गिवन, ऐसा थोड़ा और क्लियरिटी से दिखता हो, बियॉन्ड यील्ड पॉइंट बी फॉर गिवन स्ट्रेस वी ऑब्जर्व मोर स्ट्रेन। फॉर गिवन स्ट्रेस वी ऑब्जर्व मोर स्ट्रेन। देखो ये थोड़ा बी टू डी ऑब्जर्व करते हैं, बी टू डी, ये इसका इंक्लिनेशन स्ट्रेन की तरफ ज़्यादा है, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेन इसके अंदर डेवलप हो रहा है। थोड़ा सा ही स्ट्रेस बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है, स्ट्रेन ज़्यादा डेवलप हो रहा है। तो साधारण भाषा में हम खींच थोड़ा सा रहे लेकिन इलोंगेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। थोड़ा सा खींचने से बॉडी के अंदर इलोंगेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि इट इज कॉल्ड एज प्लास्टिक फ्लो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लास्टिक फ्लो। सो नीचे लिखते हैं रीजन। सो रीजन बी टू डी इज कॉल्ड एज प्लास्टिक फ्लो रीजन। प्लास्टिक फ्लो रीजन मतलब ये परमानेंटली लूज होते जा रहा है, उसके अंदर के बॉन्ड्स जो है, मॉलिक्यूल जो है, वो परमानेंटली टूटते हुए जा रहे हैं और वो रीगेन करने के काबिल नहीं रहे। अभी जो मॉलिक्यूल्स हैं अंदर के, वो रीगेन करने के काबिल नहीं रहे, परमानेंटली टूट रहे और इतने आसानी से टूट रहे। इट इज़ लाइक फ्लो। कैसा? जैसे पानी फ्लो होता है ना, उसे कह रहे हैं तड़ातड़ 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 मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं अंदर ही अंदर, और ज़्यादा फोर्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, इलोंगेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो कम फोर्स में ज़्यादा इलोंगेशन हो रहा है यहाँ पे। ऐसा करते 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 अगर हम डी पॉइंट तक आ जाते हैं, मतलब हम फोर्स को बढ़ा रहे हैं, फोर्स को बढ़ा रहे हैं, इतना बढ़ा रहे हैं कि हम अभी डी पॉइंट पे आ गए। डी पॉइंट पे आए हैं तो ये पिक्चर को थोड़ा सा देखो, यहाँ पे ये थोड़ा सा मटेरियल कैसा हो रहा है? पतला हो गया। थोड़ा सा मटेरियल कैसा हो गया? पतला हो गया, क्योंकि मॉलिक्यूल्स टूटते हुए जा रहे हैं, टूटते हुए जा रहे हैं, कमज़ोर होते हुए जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स। हम फोर्स को बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन बढ़ गया, मतलब इलोंगेशन तो हो ही रहा है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी ये टूटने की कगार पे है, मटेरियल टूटने की कगार पे है। तो जस्ट टूटने के पहले मैक्सिमम कितना स्ट्रेस वो सहन कर सकता है, मैक्सिमम कितना स्ट्रेस वो सहन कर सकता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट, या इसको ब्रेकिंग पॉइंट भी कहते हैं। इसको हम ब्रेकिंग पॉइंट भी कहते हैं। ओके, तो हम इसको लिख लेते हैं नीचे। क्या लिखेंगे नीचे? आगे हम इसको नीचे लिखते हैं, क्या लिखेंगे? पॉइंट डी। पॉइंट डी इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट, अल्टीमेट
स्ट्रेंथ, मतलब कितना सहन कर सकता है टूटने के पहले, दैट इज कॉल्ड एज अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेस होल्ड कर रहा है, मटेरियल इज होल्डिंग मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस होल्ड कर रहा है। ठीक है। अभी बी टू ई रीजन थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, बी टू ई रीजन थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर दूं पॉइंट बी से, जिन लोगों का कंसंट्रेशन थोड़ा बहुत लूज हो रहा है वो थोड़ा सा मेरे साथ देखें, उनके लिए मैं सपोर्ट दे रहा हूँ। ठीक है। व्हेन वी स्टार्टेड फ्रॉम बी, ओ से स्टार्ट करूँ क्या, ओ टू ए रीजन क्या था, जहाँ पे बॉडी को हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे और रिमूव कर रहे थे, तो बॉडी कंप्लीटली शेप एंड साइज रिगेन कर रही थी, दैट इज़ पहली बात। और स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसे थे, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। ठीक है। हमने थोड़ा सा फोर्स को और बढ़ाया, बी पॉइंट तक आए, तो हमने देखा कि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के बाहर हम देखते हैं कि फोर्स लगाया हमने कुछ, तो ए टू बी रीजन में स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन बॉडी अभी भी कैसी है, बॉडी इज इलास्टिक। ठीक है। ए टू बी तक क्या है, स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्टिल बॉडी इज इलास्टिक। बी पॉइंट या बी पॉइंट के आगे क्या हो रहा है, हमने थोड़ा और खींचा बियॉन्ड पॉइंट बी और इसको छोड़ दिया, तो हमने देखा बॉडी ओ पोजीशन पे नहीं जाएगी, मतलब अपना शेप एंड साइज वापस से रिगेन नहीं कर रही है। बॉडी के अंदर कुछ परमानेंट अमाउंट का इलोंगेशन मुझे देखने को मिला, परमानेंट अमाउंट का थोड़ा सा शेप एंड साइज चेंज हुआ कुछ परसेंट तक। उस पॉइंट को हमने कहा ओ डैश पॉइंट है, ओ से थोड़ा डिफर कर रहा है, क्योंकि ओ पे आता तो हम मान लेते कि बॉडी ने अपना शेप एंड साइज रिगेन कर लिया है। ओ डैश पे आएगा, बियॉन्ड पॉइंट बी द पार्टिकल विल नो कम टू द ओरिजिनल स्टेट, विल कम टू ओ डैश, जिसको नाम दिया हमने परमानेंट सेट। हमने बी टू डी रीजन ऑब्जर्व करना है, बी टू डी रीजन को हमने एक रीजन को नाम दिया, दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टिक फ्लो रीजन। प्लास्टिक फ्लो रीजन, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस कम है, वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट ईच पॉइंट बिटवीन बी टू डी इफ यू ऑब्जर्व, स्ट्रेस कम है लेकिन स्ट्रेन ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, मैंने फोर्स को ज़्यादा, मैंने एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा लगाया नहीं, लेकिन फिर भी इलोंगेशन मुझे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कहाँ पे, बी टू डी रीजन में, इसलिए उसको नाम क्या दिया हमने, प्लास्टिक फ्लो रीजन। प्लास्टिक क्यों कहा है, क्योंकि बॉडी की इलास्टिक प्रॉपर्टी कम हो रही है और परमानेंट डिफॉर्मेशन इसके अंदर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब रिगेन नहीं कर पा रही है, इसलिए बी टू डी रीजन में ज़्यादा इसका प्लास्टिक जैसा बिहेवियर है। फ्लो वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि फटाफट से मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, कम फोर्स लगाने से ज्यादा इलोंगेशन देखने को मिल रहा है, तो स्मूथली बॉडी इलोंगेट हो जा रही है, एक्सपांड हो जा रही है। और वो फोर्स छोड़ दोगे तो ओरिजिनल शेप एंड साइज में तो आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उसने बी पॉइंट को क्रॉस कर दिया है। फिर हम वैसे करते करते अगर हम देखते हैं बी टू डी के जर्नी में मटेरियल थोड़ा थोड़ा पतला होते जा रहा है, उसको कहते हैं नेक फॉर्मेशन। बहुत सारे नाम है, सभी नाम लिखने की जरूरत नहीं, उसको कहते हैं नेक फॉर्मेशन, मतलब उसकी जो विड्थ है, क्रॉस सेक्शन है, वो घटते जा रहा है। डी पॉइंट तक आते हैं तो डी पॉइंट को हमने कुछ नाम दिया, डी पॉइंट को हमने कुछ नाम दिया, डी पॉइंट को हमने कहा अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट, या उसको हमने कहा ब्रेकिंग पॉइंट, या उसको हमने कहा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है पॉइंट डी के ऊपर, और ये टूटने की कगार पे है, टूटने की कगार पे है ये। यहां से अगर वो फोर्स को रिलीज कर दोगे तो हो सकता है कि वो यहां तक आ जाए, मतलब उसका इलोंगेशन और ज्यादा दिखे। ठीक है। फिर भी अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी इलास्टिक की है, 100% नहीं है लेकिन कुछ 50% तो भी है। डी पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, अभी बात कर रहा हूं आगे की। डी पॉइंट के बाद हम फोर्स ज्यादा लगाने की भी जरूरत नहीं है, तो हमने देखा डी पॉइंट के आगे डी टू ई रीजन की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा मैंने फोर्स बढ़ाया, स्ट्रेस ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ। क्या रिड्यूस हुआ, स्ट्रेस जो है बॉडी के अंदर वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया, क्योंकि नेबरिंग मॉलिक्यूल ने कहा कि अलविदा, अभी टूटने का समय आ गया है। तो स्ट्रेस अंदर डेवलप हुआ ही नहीं, बॉडी ने गिव अप कर दिया कि भाई अब मैं इतना स्ट्रेस सहन नहीं कर सकती, बॉडी ने कहा कि मैं छोड़ दी, मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्ट्रेस रिड्यूस हो गया, और स्ट्रेन जो है डी टू ई पॉइंट पे देखते हैं तो स्ट्रेन काफी बढ़ गया, इसका मतलब है और इलोंगेट हो गई। स्ट्रेस तो डेवलप हुआ नहीं, क्योंकि रिस्टोरिंग प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, बॉडी और ज्यादा इलोंगेट हो गई बिना स्ट्रेस की, और फाइनली यहां जाके वो टूट गई, ई पॉइंट पे उसका फ्रैक्चर हो गया, बॉडी टूट हो गई, बॉडी ब्रेक हो गई। ठीक है। सो डी टू ई रीजन का इंपॉर्टेंस क्या है,
डी पॉइंट के बियॉन्ड में अगर फोर्स लगाता हूं तो स्ट्रेस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा है। देखो स्ट्रेस की वैल्यू डी पे सबसे ज्यादा थी, थोड़ा जैसे जैसे आगे जा रहा हूं स्ट्रेस की वैल्यू कम होती चली गई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मॉलिक्यूल का इंटरमॉलिक्यूलर ही टूट गया, साथ ही टूट गया कि वो अभी रिगेन करने की क्षमता ही नहीं रखते। तो वो उसने कहा कि अभी हम स्ट्रेस ले ही नहीं सकते, तो बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप ही नहीं हुआ और मॉलिक्यूल टूटने के कारण इलोंगेशन इतना बढ़ गया और बॉडी टूट गई फाइनली पॉइंट ई पे आके। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर डक्टाइल मटेरियल। कुछ पॉइंट्स लिखने बाकी है क्या? सभी पॉइंट्स हमने लिख लिया है। यस, वी रोट ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, सो वो डी टू ई रीजन का पॉइंट लिखना बाकी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसको हमने 2 दिया था, इसको कर दो 3, इस पॉइंट को कर दो नंबर 4 एंड द लास्ट पॉइंट आई विल राइट इट हियर। अभी इस डायग्राम को मुझे लगता है लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी इतनी अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ गई है। ये पॉइंट 2 क्या होता है उसकी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पॉइंट 5 पे आते हैं। बिटवीन रीजन डी टू ई, बिटवीन रीजन डी टू ई क्या हो रहा है? बियॉन्ड डी वी ऑब्जर्व का स्पेलिंग देख लो, ठीक कर लेना, गलत है शायद से ऑब्जर्व का स्पेलिंग। बियॉन्ड डी वी ऑब्जर्व स्ट्रेस ड्रास्टिकली reduces and strain go on increases and finally at point E material completely breaks out। ब्रेकिंग कहाँ से स्टार्ट हुई? तो हम कहेंगे डी पॉइंट से स्टार्ट हुई। कंप्लीटली ब्रेक कहाँ हुआ? हम कहेंगे ई पॉइंट पे ब्रेक हुआ। कि कोई पूछेगा मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे प्रोड्यूस होगा पूरे ग्राफ में, तो तुम बताओगे डी पॉइंट पे मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। डी पॉइंट को क्या नाम दोगे? उसको नाम दोगे अल्टीमेट स्ट्रेंथ, या दूसरा नाम क्या दोगे? ब्रेकिंग पॉइंट, मतलब ब्रेकिंग जहां से स्टार्ट होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, बी पॉइंट को क्या नाम दिया हमने? यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट पे क्या हो रहा था? मटेरियल कंप्लीटली अपना शेप लूज करना स्टार्ट हो रहा था बहुत आसानी से। और बी पॉइंट पे भी क्या हो रहा था? स्ट्रेस कमजोर पड़ रहा था लेकिन स्ट्रेन काफी ज्यादा था। डी टू ई भी वैसा ही हुआ कि स्ट्रेस तो काफी ज्यादा कमजोर हुआ, स्ट्रेन ज्यादा था। स्ट्रेन ज्यादा था इसका मतलब है इलोंगेशन काफी ज्यादा था कंपेयर टू जितना हम फोर्स उस पे ऊपर लगा रहे थे। ए टू बी का इंपॉर्टेंस क्या है? ए टू बी के बीच में तुम इतना फोर्स लगाओ, बॉडी अभी भी इलास्टिक है, बट स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड होगा क्या? कोई पूछेगा ए टू बी रीजन में हुक्स लॉ वैलिड होगा क्या? हम कहेंगे नहीं जी। हुक्स लॉ कौन से रीजन में वैलिड होगा? ओ टू ए। उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम कहेंगे इट इज अ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ए पॉइंट को हमने क्या कहा था? इट इज कॉल्ड एज अ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मतलब पॉइंट ए तक क्या हो रहा है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बी पॉइंट को क्या नाम दिया था हमने? यील्ड पॉइंट। कौन सा ग्राफ है ये? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का। किसके लिए? डक्टाइल मटेरियल के लिए। क्या ये ग्राफ ग्लास मटेरियल के लिए यूज होगा क्या? नहीं जी। ग्लास कैसा होता है? ब्रिटल मटेरियल का ग्राफ अलग आता है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। इसके अंदर और एक पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है लेकिन वो ऐड करना जरूरी है। ओ टू ए रीजन के बीच में एक पॉइंट हम डिफाइन करते हैं, स्लोप ऑफ, दूसरे कलर से करता हूं यहां पे, स्लोप ऑफ ओ ए रीजन। स्लोप ऑफ ओ ए रीजन क्या होगा? स्लोप कैसे दिखाते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप? डी वाई बाई डी एक्स। कैसे दिखाते हैं हम? डी वाई बाई डी एक्स। वाई पे क्या है? स्ट्रेस है। एक्स पे क्या है? स्ट्रेन है। तो स्लोप ऑफ ओ ए ग्राफ क्या हमें दे रहा है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को हमने एक वर्ड यूज किया था, क्या था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यस, सो स्लोप ऑफ ओ ए रीजन इज नथिंग बट, क्या आंसर दे रहा है हमें वो? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, या हमारा कौन सा है वो? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। उसमें से हम इसको खींच रहे हैं तो ये हमें यंग्स मॉडुलस की ही वैल्यू देगा।
सो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, कौन से रीजन का, O to A। और वो क्या दे रहा है मुझे, यंग्स मॉडुलस। सर आप यंग्स मॉडुलस से क्यों कह रहे हो, बल्क क्यों नहीं, क्योंकि हम इसको खींच रहे हैं ना बेटा, खींचोगे तभी तो ये ऐसा दिखेगा हमें टूटते हुए, राइट। तो ये इतनी चीज़ें इसके अंदर थी, ठीक है। हम थोड़ा ब्रिटल मटेरियल का ग्राफ देखते हैं अभी। ये हमने डक्टाइल मटेरियल का देखा था, सबसे ज़्यादा वेटेज डक्टाइल मटेरियल के ग्राफ को ही है। ब्रिटल मटेरियल का ग्राफ बहुत ही 2 मिनट का डिस्कशन है, उसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। सो और एक ग्राफ देखते हैं बच्चों हम, स्ट्रेस वर्सेस ई खा गया के इसके अंदर, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ कैसे होता है। सो लेट्स सी स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर ब्रिटल मटेरियल। ये हमने डक्टाइल मटेरियल का ग्राफ देखा, ये देखो ब्रिटल मटेरियल का ग्राफ ऐसे दिखता है। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कुछ हद तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। फॉर सम रीजन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट आफ्टर सम टाइम, after beyond this point, stress will no longer to strain and suddenly the material will break। तो मैं ये बच्चों को एग्जांपल दिखा रहा था कि मेरे पास ये ग्लास है, इसको अगर मैं कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता हूँ तो ये अभी तो ब्रेक नहीं हुआ है, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। रिगेन किया उसने शेप एंड साइज, मेरा गॉगल फिट एंड फाइन है अभी भी। अगर मैं थोड़ा बियॉन्ड इसके थोड़ा सा फोर्स लगा दूँ तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे एंड सडनली ये ब्रेक हो जाएगा। ऐसा हमने ऑब्जर्व किया, ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि सडनली ब्रिटल मटेरियल क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा डक्टाइल मटेरियल में सडनली ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक कहाँ हो रहा है, डक्टाइल मटेरियल ये पॉइंट पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होने के बाद ये टूट रहा है यहाँ पे। और डक्टाइल मटेरियल के बाद हमने ब्रिटल मटेरियल में देखा इलोंगेशन थोड़ा सा हुआ और ये सडनली टूट गया। सो दिस इज द डिफरेंस। ग्राफिकली हम बता सकते हैं कि ब्रिटल मटेरियल क्या है कि सडनली फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है, तो इसका फ्रैक्चर पॉइंट देखो बहुत जल्दी आ गया है और इसका फ्रैक्चर पॉइंट देखो काफ़ी दूर है। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम बातें करेंगे कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होती है, इलास्टिक एनर्जी कैसे स्टोर होती है, और थर्मल या हीटिंग के कारण इसके अंदर स्ट्रेस में क्या चेंजेस आते हैं। तो आज के लेक्चर में